देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर बात कर रहे थे और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक में। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर क्यों बात कर रहे थे बेटे? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था, आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये लिखवाया था फर्स्ट चैप्टर में कि अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैंने आपको ये कहा था अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बेटे, हर लैंग्वेज में अपनी कुछ टर्म्स होती हैं। तो अगर हम लोग अकाउंट्स को सीखना चाहते हैं, अगर हम लोग अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। इस लैंग्वेज में यूज होने वाली टर्म्स को हम लोगों को सीखना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल हमें सीखना पड़ेगा। बेटे, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों से बात करी थी, मैं उसको एक बार फिर बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मेरे को इम्प्रूव करना है, तो आप ध्यान से सुनते रहें। मैंने आपसे सबसे पहले बात करी थी कैपिटल को लेकर। हाँ सर, आपने इसी की बात करी थी। बेटे, आप ध्यान से देखो, ये है रामलाल। रामलाल को बिजनेस स्टार्ट करना है। रामलाल को बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है सर। बेटा, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो आपको अपने घर से कोई ना कोई अमाउंट लेकर आना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो अमाउंट लाएंगे ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ सर। यानी सर, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। हाँ बेटा, ऑब्वियसली बात है, पैसे की जरूरत होती है। सर, मान लो ये रामलाल का बिजनेस है। बेटा, हमने मान लिया। तो रामलाल अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस बिजनेस में, बेटे इस बिजनेस में मान लो ये मटका है इस बिजनेस में, यहाँ जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ये उसका बिजनेस है। सर, वो इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। सर, हम ये मान लेते हैं कि उसने इस बिजनेस में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट की। हाँ बेटा, उसने इस बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो सर, जो रामलाल अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल। हाँ बेटा, उसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल। तो सर, हम इसको इजी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? तो बेटे, मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल is the amount invested by the owner in the business। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है सर। बेटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ जरूर पढ़नी है। इट मे बी, इट मे बी ब्रॉट in the form of in the form of money or assets। सर, ये वाली बात अभी आपने नहीं बताई। बेटे, मैं ये बात अभी आपको बताता हूँ। मैं आपको ये वाली बात अभी बताता हूँ कि ये एसेट्स का क्या मतलब।
हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है सर। सर ये एसेट्स वाली बात भी आप एक बार बता दो। बेटा मैं ये तो आपको बता ही चुका हूँ, इन द फॉर्म ऑफ मनी। देखो, रामलाल के घर पर एक एसी है, ये उसके घर पे एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यूज नहीं होता। ये रामलाल के घर पे एक एसी है जो एक्स्ट्रा पड़ा है, जो यूज नहीं होता। रामलाल ने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया। रामलाल बेटा इस एसी को अपने बिजनेस में ले आया और यहाँ पे उसने अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर लिया। अच्छा सर, तो उसने बाहर से नहीं खरीदा, उसके घर में एक एसी पड़ा हुआ था जो उसके लिए एक्स्ट्रा था। हाँ बेटा, उसके लिए एक्स्ट्रा एसी था जो उसके घर में पड़ा था। तो बेटे वो इसको अपने बिजनेस में ले आया और अपने बिजनेस में जहां उसका ऑफिस है उसने वहां पे उसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है सर। तो सर ये जो एसी था ये तो उसके घर में था, तो बेटे वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये पैसा भी तो उसके घर में ही था जो वो बिजनेस के लिए लेकर आया है। तो जैसे वो मनी लेकर आया, जैसे वो पैसा अपने घर से लेकर आया, वैसे ही वो अपने घर से एसी भी ले आया और उसने अपने बिजनेस में जहां अपना ऑफिस बनाया बैठने के लिए, उसने अपने ऑफिस में उसको इंस्टॉल कर लिया। ओके सर, अब हमें बात समझ में आ गई कि कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। और काइंड का क्या मतलब है? मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। हाँ बेटा, तो इट मे बी ब्रॉट, वो लेकर आएगा ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो पैसा ले आएगा या फिर उस पैसे के बराबर कोई एसेट्स ले आएगा जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। ठीक है सर। तो हमें आज कैपिटल का पूरा मतलब समझ में आ गया कि या तो वो अपने घर से कैश लेकर आएगा या फिर वो कैश के बदले में क्या लेकर आएगा, कैश के साथ साथ क्या लेकर आएगा बेटे, वो कैश के साथ साथ एसेट्स भी लेकर आएगा। ठीक है सर। तो सर हाँ बेटा। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होगा? बेटे जो वो एसी लेकर आ रहा है ना, उसकी कुछ मनी होगी ना, मतलब मॉनेटरी वैल्यू होगा ना कि वो 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का यस सर। है ना। तो वो हम जब लेकर आएंगे बिजनेस में तो हमें दिखाना पड़ेगा ना एसी की कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, वो 15,000 का है कि 10,000 का है कि 20,000 का है, लिखना पड़ेगा ना बुक्स के अंदर। तो वो मॉनेटरी वैल्यू। तो सर ये एमआरपी जैसा होता है मॉनेटरी वैल्यू? नहीं नहीं, एमआरपी नहीं होता बेटे। आप एसेट जब खरीद के लेकर आते हैं तो वो हो सकता है ना अपनी जो रेट लिस्ट लिखी होती है उससे कम पे भी आपको मिल जाए। यस सर। मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू, कि उसके अंदर कुछ मनी वैल्यू होनी चाहिए, ओके सर। है ना। ये आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? नो सर। ठीक है, चलो मैं अभी आपको बताऊंगा ये आप कहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको समझते जाओ आप। ओके सर। ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आता है, राहिल समझ में आ गया आपको बेटा? यस सर। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा मेरे को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, मैं आज बहुत सारी बातें नई नई डिस्कस करूंगा, आप उसको देखते जाएं। मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा अब सेकेंड वर्ड जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स। बेटे ये रामलाल का बिजनेस था। रामलाल इस बिजनेस में अपनी कैपिटल लेकर आया था 10 लाख रुपए की, और उसने इसको इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था। इन्वेस्ट कर दिया था बेटे। मान लो रामलाल को अपने घर में कोई काम पड़ा, उसका कोई पर्सनल एक्सपेंस था, उसका कोई पर्सनल एक्सपेंस था अपने घर के अंदर या कुछ अपने लिए। रामलाल ने अपने पर्सनल एक्सपेंस को पूरा करने के लिए यहाँ कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। मान लो वो कैपिटल से 1 लाख रुपए विड्रॉ करके ले गया, तो 1 लाख रुपए निकालने के बाद अब उसकी कैपिटल कितनी रहेगी बिजनेस के अंदर? 9 लाख। तो बेटे वो जो अमाउंट विड्रॉ करके ले गया
लेकिन उसका जो कारण था, जो रीजन था, वो हमें याद रखना है, वो नहीं भूलना है। उसका कारण था कि वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करके गया। उसका कोई अपना काम था, पर्सनल काम था, अपने घर का काम था, वो उस पर्सनल एक्सपेंस के लिए अमाउंट को विड्रॉ करके गया है। ठीक है सर। तो बेटे जब वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए अमाउंट को विड्रॉ करके जाएगा, तो उसको अकाउंट्स में कहा जाता है ड्राइंग्स। तो जब भी कभी बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको कहा जाता है ड्राइंग्स। ठीक है सर। तो सर हम इसको क्या लिखेंगे? बेटा देखो, मैं आपको एक आसान सी लाइन लिखवा देता हूँ। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स। सर आपने अभी गुड्स के बारे में नहीं बताया, आई बता देता हूँ बेटा। बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। सर यहाँ पर आपने सारी बात अच्छे से लिखवा दी कि अगर ऑनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट, मतलब कोई भी पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है, अमाउंट कोई भी मनी या गुड्स विड्रॉ करता है, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। सर गुड्स वाली बात एक बार आप बता दीजिए। बेटा देखो, मान लो हम लोग अपने बिजनेस में, रामलाल जो है उसका मोबाइल का काम है। बेटा उसका मोबाइल का शोरूम, रामलाल ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना है मोबाइल। भाई रामलाल अगर अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहता है तो उसका पर्सनल खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंस है। अगर वो अपने बिजनेस में से अपने फ्रेंड को मोबाइल दे देता है, अपने बिजनेस में से अपने मोबाइल को एक निकालता है और अपने फ्रेंड को दे देता है, तो सर उसने तो गुड्स विड्रॉ कर लिए। तो बेटे जो भी गुड्स या कोई भी पैसा अगर पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया जाता है बाय द ऑनर, ऑनर कौन है हमारे यहाँ पर? रामलाल। रामलाल ऑनर है। अगर वो विड्रॉ करेगा, ऑनर विड्रॉ करेगा, तो बेटे उसको कहा जाता है ड्राइंग्स, उसको कहा जाता है ड्राइंग्स। ठीक है सर। सर आपने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि कैपिटल पहले 10 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए की विड्रॉ हो गई क्योंकि क्या ड्राइंग्स हो गई, अब उसकी कैपिटल 9 लाख रह गई। तो क्या सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं? हाँ बेटा, यहाँ पे आप लिख लो, ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ऑनर। कि जो ड्राइंग्स हैं वो रिड्यूस करती हैं कैपिटल ऑफ द ऑनर, ऑनर की कैपिटल। ठीक है सर। बेटे दो बातें समझ में आ गई, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। राहिल कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटे, और कोई डाउट है आपको परी? सर ठीक है बेटा, आपने दो बातें सीख ली। अब हम लोग सीखेंगे बेटे नेक्स्ट वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। LIABILITIES, लाइबिलिटीज। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। बेटा देखो आप ध्यान से सुनना, मैं फिर दोबारा से वही एग्जांपल लेता हूँ।
ये बिजनेस है रामलाल का, और बेटे रामलाल ऑनर है बिजनेस में। बेटे आप देखो, रामलाल अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसके पास ना अभी पैसा नहीं। वो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, अब उसके पास और पैसा है नहीं। तो बेटे रामलाल ने ना क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। रामलाल ने बैंक से लोन ले लिया। अब आप इस बात को समझो कि जब रामलाल ने बैंक से लोन लिया, तो क्या लोन लेकर रामलाल भाग जाएगा या उसको आगे जाकर पे करेगा? सर ऑब्वियसली बात है, वापस फ्यूचर में रीपे तो करना ही पड़ेगा। आज उसने अगर लोन ले लिया बैंक से, तो उसको पे तो करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है विजय माल्या की तरह लोन लिया और भाग गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटा बस मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने बैंक से लोन लिया, तो आपको इसको फ्यूचर में रीपे करना होगा। हाँ सर, बिल्कुल रीपे करना होगा। तो बेटे आप खुद सोचो कि आज आपने बैंक से लोन लिया या आपने किसी से उधार लिया जिसको आपको फ्यूचर में रीपे करना है, यानी इस ट्रांजैक्शन ने आपके लिए फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया। फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया। हाँ सर, फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया इसने तो हमारे लिए। तो बेटे जब इसने आपके लिए फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया, तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में बिजनेस के लिए फ्यूचर ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर देती हैं, उसको कहा जाता है लाइबिलिटीज। उसको कहा जाता है लाइबिलिटीज। तो सर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें जिससे हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन जाए, फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है सर, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बेटा देखो मैं लिखवा रहा हूं, लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे at some time in the future. That means it is the amount owed by the business. सर इसका मतलब ये वो पैसा है, ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ने किसी से उधार ले रखा है। हाँ बेटा, ये वो पैसा है जो बिजनेस ने किसी से उधार ले रखा है। राहिल यहाँ तक समझ आया था बेटा? यस सर। ठीक है, अब सर इसके आगे की बात करेंगे। हाँ बेटा। सर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हम जो मनी लेते हैं वो भी लाइबिलिटीज में काउंट हाँ हाँ होता है? बेटा, हाँ बेटा, सब कुछ लाइबिलिटीज में आएगा। जो तेरी फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे वो लाइबिलिटी है। ओके सर। ठीक है, आपने अपने फादर से पैसा ले लिया, आपको यस बिजनेस सर। करना था। ठीक है, आपने अपनी मदर से उनकी कुछ सेविंग्स ले ली, तो बेटे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही तो है। यस सर। ऐसा थोड़ी है जो आपने अपने फादर से पैसा लिया और वापस नहीं करना, वापस तो करोगे ना। यस सर। ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी है। यस सर। ठीक है, अब बेटे यस सर। लाइबिलिटी को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये मैं अब आगे की बातें आपको बता रहा हूँ। परी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बेटे मैं लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बेटे एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है बेटा करंट लाइबिलिटी। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक होती है करंट लाइबिलिटीज। बेटा मैं ना अभी इन दोनों विषय के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
मैं आपको ये ज़रूर बता दूँगा कि इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस क्या होता है, लेकिन मैं इसके एग्ज़ाम्पल्स पर आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। मैं एक टाइम आने पर, एक समय आने पर मैं इस पे बहुत डिटेल्ड में चर्चा करूँगा। तो सर नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है? बेटा ध्यान से देखो, इट रेफर्स टू अ लायबिलिटी which is usually payable after a period of 1 year। ओके सर, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पे होंगी, यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के बाद पे की जाएंगी। मान लो बेटा बैंक लोन आपने बैंक लोन लिया, आपको उसको पे करना है आफ्टर 1 ईयर। आप 1 साल के बाद पे करोगे, तो वो कहलाती हैं हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटीज। वो हमारे लिए कहलाती हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है सर। और बेटे दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। इट रेफर्स टू अ लायबिलिटी which is payable within a period of 1 ईयर। सर ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर दी जाए, ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर दी जाए, वो कहलाती हैं करंट लायबिलिटी। हाँ बेटा, वो कहलाती हैं करंट लायबिलिटी। तो सर आप हमें इनके एग्जाम्पल्स नहीं बताओगे? सर आप हमें इनके एग्जाम्पल्स नहीं बताओगे? बेटा देखो, मैं अभी आपको इनके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी उन विषयों के ऊपर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन या बैंक लोन, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। मैं बेटे अब यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा डिवेंचर्स, लेकिन मैं अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। बस आप ये मान लो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, जिसको आपको 1 साल बाद पे करना होता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बिल्स पेबल। मैं अभी इन दोनों वर्ड्स के ऊपर आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है, जो आपको समझना है कि लाइबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती हैं जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे कर दी जाती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे कर दी जाती है, जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं। और बेटे नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे होती हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप पे करते हो, यानी 1 साल के बाद। इसका एग्जांपल हमने लिया लॉन्ग टर्म बैंक लोन। बेटा नाम मैंने लिखवाया है डिबेंचर्स, आप इसको मान लो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, जिसको आपको 1 साल के बाद ही पे करना होता है। ठीक है सर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, एसेट्स। बेटे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आज फिर दोबारा से बोलता हूँ, एसेट्स वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमें हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, हमें बात समझ में आ रही है। सर एसेट्स वो सारे बिजनेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है सर। और बेटा जिनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये सारी चीजें हैं जो हमारे को हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, जो हमें हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। हाँ सर, ये आपने हमें बताया था।
बेटे मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज of an enterprise which can be expressed in terms of money. अच्छा सर, एसेट्स वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं एंटरप्राइज के जिसको आप मनी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और बेटे मनी टर्म में एक्सप्रेस करने के साथ साथ वो सारे रिसोर्सेज जो हमें हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, जो हमें हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, एक्सेट्रा। ठीक है सर, यानी सर अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम अपना बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। हाँ बेटा, अगर लैंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कैश नहीं है, अगर ये सब चीजें नहीं है तो आप अपना बिजनेस कैसे कर पाओगे? तो सर एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिजनेस की वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, एंटरप्राइज के वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं, मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं और हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। हाँ बेटा। बेटे मैं ना यहाँ पर भी एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं यहाँ पर भी एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक होंगे बेटा करंट एसेट्स, एक होंगे बेटा करंट एसेट्स और एक होंगे बेटा नॉन करंट एसेट्स। एक होंगे बेटा करंट एसेट्स और एक होंगे बेटा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है सर। बेटे आपको बस इतना सा याद रखना है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती, मतलब विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सर दोज एसेट्स which are held by the business with the purpose of converting them into cash within 1 ईयर। सर वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। तो सर करंट एसेट्स के आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? बेटे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल अभी आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन इन एग्जांपल्स पर हम डिटेल चर्चा अभी बाद में करेंगे। सर कैश तो लिक्विड फॉर्म ही है, बैंक में रखा गया पैसा सबसे लिक्विड फॉर्म है, ये क्या कन्वर्ट होंगे? तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ बेटा डेटर्स एक्सेट्रा। तो सर आप अभी हमें इनके बारे में बताएंगे? हाँ बेटा, मैं इन एग्जांपल्स के बारे में आपसे डिस्कशन करूँ। तो सर अब हम अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें, बेटे अब आप खुद समझ लो कि ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स होती हैं, और ऐसी एसेट्स जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हो, जो लॉन्ग टर्म यूज के अंदर हो, जो रीसेल के लिए ना हो, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती हो, वो सारी चीजें हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स में आती हैं। दोज एसेट्स those assets which are held for
long term use in the business and are not meant for रीसेल, जिसको आप बेचने के लिए नहीं लाते हो, वो एसेट्स जिससे आपको लॉन्ग टर्म यूज मिलता है, आपको फ्यूचर के अंदर बहुत टाइम तक उसका यूज मिलता रहता है, वो आपके लिए नॉन करंट एसेट्स होती हैं। वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। वो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसका पर्पस होता है कि हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। ठीक है सर। बेटे, ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है सर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है सर। बेटे, नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी ना हमारे पास दो हेड्स आते हैं। एक हेड होता है फिक्स्ड एसेट्स का और एक हेड होता है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स का। हम इन दोनों के ऊपर अभी आगे जाकर इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतनी सी बात समझो कि एसेट्स दो पार्ट में आ गए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ऐसी एसेट्स बेटा जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट एसेट्स होती हैं। ऐसी एसेट्स जिसका हमारे लिए लॉन्ग टर्म यूज होता है, जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं, जिससे हमें फायदा होता है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं, बेटे उसको कहा जाता है नॉन करंट एसेट्स। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है अभी। एक होती हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक होती हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जिस पे मैं अभी आप लोगों से डिटेल में बात कर लूंगा। बेटे, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताओ जरा दोनों। सर मेरे को एक, हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो जो करंट एसेट्स है ना, हाँ हाँ सर उनको मतलब कैश में कैसे कन्वर्ट करना, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं अभी बताता हूँ। बेटे, वो कैसे आ जाता है कैश के अंदर? आप देखो, डेटर्स वो लोग होते हैं जिसको हमने अभी क्रेडिट में सेल किया होता है। यही बात बताई थी मैंने आपको। यस सर। मैंने आपको बोला कि मैं आपको भी मोबाइल फोन, रामलाल आपको मोबाइल फोन सेल कर रहा है, लेकिन आपने उसके पैसे विद इन 2 मंथ्स वापस कर देने हैं। ठीक है। हेलो। यस सर। तो उसने आपको आज मोबाइल सेल किया और आप विद इन 2 मंथ्स उसके पैसे वापस करोगे। तो आप मेरे को बताओ, जब 2 महीने के बाद बिजनेस को पैसा मिल जाएगा तो विद इन 1 ईयर डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। ठीक है। कौन से एसेट्स हो गए मेरे लिए? करंट। करंट एसेट्स। ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट आया बेटा पॉइंट नंबर 5, डेटर्स। बेटे, ये रामलाल है, ये उसका बिजनेस है। बेटे, बिजनेस में दो तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो सकती है। आप दो तरीके से ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। या तो आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप उधार में ट्रांजैक्शन करते हैं, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामलाल का हम लोगों ने माना था कि मोबाइल का बिजनेस है। रामलाल मोबाइल का बिजनेस करता है। बेटे, मान लो रामलाल ने अपने कुछ कस्टमर्स को अपने कुछ कस्टमर्स को
उधार पर या हमने बोला क्रेडिट पर मोबाइल सेल किया। बेटे उधार पे या क्रेडिट पर उसको मोबाइल सेल किया। ठीक है सर। अब बेटे ये कस्टमर का नाम हम मान लेते हैं मोहनलाल। ये मोहनलाल, मोहनलाल ने रामलाल को कहा कि मैं आपको विद इन 2 मंथ्स, पेमेंट कर दूंगा। मतलब मोहनलाल रामलाल को 2 महीने बाद पेमेंट कर देगा, 2 महीने बाद पेमेंट कर देगा। तो सर जब तक ये कस्टमर जिसको उधार दिया गया, मोहनलाल जिसको आपने उधार दिया है मोहनलाल को, जब तक ये हमारे पैसे वापस नहीं करेगा, जिसको हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर क्रेडिट सेल करी, हमने इसको क्रेडिट पर सेल किया, हमने इसको क्रेडिट पर सेल किया। तो सर जिस कस्टमर को आपने क्रेडिट पर सेल किया है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? बेटे हम उसको अकाउंट्स के अंदर बोलेंगे हमारे बिजनेस का डेटर। वो रामलाल मोहनलाल को बोलेगा डेटर्स। तो सर जिसको क्रेडिट सेल किया जाता है उसको कहा जाता है डेटर्स। बेटे कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। तो रामलाल ने जिसको क्रेडिट सेल किया उसको कहा जाता है डेटर्स। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है बेटा। बेटे अभी ना ये मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करो। राहिल ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना मीटिंग को, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है। ओके सर।